नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के केमिकल्स की जिनकी एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां होती हैं। इनका नाम है हैलोजन युक्त यौगिक। और ये सिर्फ किसी लैब में बंद केमिकल्स नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया में कभी हीरो तो कभी विलन का रोल निभाते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, टाइफाइड का बुखार, सर्जरी में दी जाने वाली बेहोशी की दवा और हमारे वायुमंडल में बना ओजोन का छेद। इन तीनों एकदम अलग अलग चीजों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? और इन सब का कनेक्शन है हैलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, टाइफाइड को ठीक करने वाली एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल, उसमें क्लोरीन होता है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला हैलोथेन, वो भी एक हैलोजन कंपाउंड है। अरे, हमारे शरीर के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, उसमें भी आयोडीन होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। फ्रियॉन जैसे कंपाउंड्स जो फ्रिज को तो ठंडा रखते थे, पर हमारी ओजोन लेयर के दुश्मन बन गए। मतलब ये कंपाउंड्स जिंदगी बचाने से लेकर पर्यावरण को तबाह करने तक हर जगह मौजूद हैं। तो जब ये इतने जरूरी हैं, तो चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सारे कंपाउंड्स असल में दो बड़े केमिकल परिवारों का हिस्सा हैं। पहला परिवार है हैलोएल्केन। मान लीजिए कि कार्बन की एक सीधी साधी चेन है, जहां हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब कोई हैलोजन एटम जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसे ही किसी सीधे साधे कार्बन से जुड़ जाता है तो बन जाता है हैलोएल्केन। केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं। सिंपल। और दूसरा परिवार है हैलोएरीन। अब यहां कहानी थोड़ी अलग है। इसमें हैलोजन किसी सीधी चेन से नहीं, बल्कि एक खास तरह की स्टेबल रिंग, जैसे बेंजीन रिंग, के कार्बन से सीधा जुड़ता है। इस रिंग वाले कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और इसे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? हैलोअल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच एक प्योर सिंगल बॉन्ड है। वहीं हैलोएरीन में ये बॉन्ड थोड़ा स्पेशल है। इसमें हल्का सा डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ जाता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा दिखने वाला फर्क ही इनके बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। हैलोअल्केन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जबकि हैलोएरीन काफी स्टेबल और शांत स्वभाव के होते हैं। और यही वो एक छोटी सी बात है जो इनके बारे में सब कुछ तय करती है। कार्बन के बॉन्ड का ये मामूली सा फर्क ही इनकी पूरी केमिस्ट्री की कहानी लिखता है। ये सच में सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स, खासतौर पर हमारे ज्यादा रिएक्टिव दोस्त हैलोअल्केन, केमिकली लड़ते कैसे हैं, मतलब रिएक्ट कैसे करते हैं। इनकी कुछ खास अटैक स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहानी के एक और जरूरी किरदार से मिलना होगा। इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती, तो आप इसे एक इलेक्ट्रॉन अमीर अटैकर समझ सकते हैं, जो हमेशा उस जगह की तलाश में रहता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। हैलोएल्केन की सबसे कॉमन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम आसान है। इसमें बस एक न्यूक्लियोफाइल आता है और हैलोजन को धक्का मारकर उसकी जगह खुद ले लेता है। एक तरह की अदला बदली। और यह अदला बदली दो मेन तरीकों से होती है, SN1 और SN2। अब ये दोनों तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। SN2 को आप कह सकते हैं एक झटके में काम तमाम, मतलब एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। ये उन कार्बन पर होता है जहां ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो। वहीं दूसरी तरफ SN1 का स्टाइल है पहले तोड़ो फिर जोड़ो। ये 2 स्टेप्स में होता है और ये ज्यादा भीड़-भाड़ वाले कार्बन पर होता है। SN2 में होता है एक डायरेक्ट अटैक। न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के ठीक 180 डिग्री पीछे से कार्बन पर हमला करता है और एक ही पल में, जैसे ही नया बॉन्ड बनना शुरू होता है, पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, सब एक साथ। और इस चक्कर में मॉलिक्यूल का पूरा 3D शेप पलट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब SN1 वाला तरीका थोड़ा सब्र वाला है। पहले स्टेप में हैलोजन ग्रुप आराम से मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाता है। इसके जाने से कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो एक चपटी यानी फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब क्योंकि ये फ्लैट है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। इसीलिए इस रिएक्शन में हमें हमेशा प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो हैलोअल्केन का मामला तो समझ में आ गया, पर उनके जो दूसरे भाई हैं हैलोएरीन, वो इतने सीधे नहीं हैं। वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और इन सब रिएक्शंस में आसानी से हिस्सा नहीं लेते। तो सवाल ये उठता है कि भाई हैलोएरीन में ऐसी क्या खास बात है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इतना भाव क्यों खाते हैं?
देखिए, इसकी जिद के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है रेजोनेंस। हैलोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमने लगते हैं, जिससे कार्बन हैलोजन बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ जाता है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, रिंग का sp2 कार्बन हैलोजन को ज्यादा ताकत से पकड़ता है, जिससे बॉन्ड छोटा और मजबूत हो जाता है। और तीसरा, बेंजीन रिंग खुद ही इलेक्ट्रॉन से भरी होती है, तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन अमीर न्यूक्लियोफाइल को अपने पास फटकने भी नहीं देती। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे हैलोजन उस रिंग से एक तरह से चिपक जाता है और उसे तोड़कर अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही डबल बॉन्ड वाला गुण उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो हमने इन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री तो समझ ली। चलिए अब वापस असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकी यही केमिस्ट्री इन्हें कभी हीरो तो कभी विलन बना देती है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां करती है। फ्रेऑन को एक बहुत ही सेफ रेफ्रिजरेंट मानकर बनाया गया था, पर बाद में पता चला कि ये हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर रहे हैं। डीडीटी एक जबरदस्त कीटनाशक था जिसने करोड़ों जानें बचाईं, लेकिन वो जानवरों के लिए जहर बन गया। क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कंपाउंड्स जो कभी बहुत काम के माने जाते थे, आज गंभीर बीमारियों और पर्यावरण के नुकसान की वजह बन चुके हैं। इस प्रॉब्लम का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। 1974 तक हर साल पूरी दुनिया में 20 करोड़ पाउंड फ्रेऑन बन रहा था। ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है, और ये सब तब हो रहा था जब हमें इनके भयानक असर के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जिस केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से ये कंपाउंड्स इतने काम के थे, वही उनकी सबसे बड़ी खामी भी बन गई। क्योंकि ये आसानी से टूटते नहीं, ये हमारे पर्यावरण में सालों साल बने रहते हैं और लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमें दिखाते हैं कि केमिस्ट्री हमें कितने ताकतवर औजार दे सकती है, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि इन औजारों का इस्तेमाल समझदारी से हो, ताकि इनकी विरासत तरक्की की कहानी लिखे, ना कि तबाही की। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।